क्यों? आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? आज हम लोग अपना एक महत्वपूर्ण इकाई शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल, पानी, है ना? यानी वाटर। सो हम सबको पता है कि जल जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक, है ना? जो हमें बहुत ही आवश्यकता होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जल के बिना हम लोग अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना बच्चों? तो पिछले कक्षा में आपने जल की आवश्यकता तथा उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? और आपने ये भी जाना कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जल का कितना उपयोग है। तो हमारे पृथ्वी का, हमारे जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल है। ठीक है, 3/4% क्या है? भाग जल है। ठीक है, जिसमें से जो 97 यानी 97%, 97% क्या है? समुद्र जल है। समुद्र जल है। और हमें पता है ना, समुद्र जल क्या नहीं होता, हमें पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो काफी खारा होता है। तो जो 97% जो है क्या है? समुद्र जल है, समुद्री जल है। ठीक है, चलिए। तो 97% जो है समुद्री जल है। और 2% 2% जो है ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ, यानी 2% जो है ग्लेशियर है, यानी क्या है? बर्फ, है ना? ध्रुव का, ध्रुव में जो बर्फ के रूप में होता है वो है। तो ये क्या है? हमारे जल कितना प्रतिशत, जो भूमि में जो 3/4 यानी 3/3 जो हमें जल मिलता है, उसमें से इतने इतने परसेंटेज क्या है? जल जो हम लोग जो अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। और 1% क्या है? भूमिगत जल है। 1% क्या है? भूमिगत जल। ठीक है, 1% जो है भूमिगत जल है। तो सभी जल, ये सारे जल क्या है? हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना? क्योंकि हम समुद्र का जल क्या है? पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारे पानी का होता है, बहुत ही नमकीन होता है, आप उसको पी नहीं सकते, है ना? तो आपके मन में जब ये प्रश्न उठता है कि कभी पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, है ना? हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अगर जल समाप्त हो जाए इस पृथ्वी से, तब हमारा क्या होगा? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस जल के बारे में और भी बहुत सारे जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इतनी आपने बातें सुनी। अब हम देखते हैं जल के बारे में, हम एक एक करके आपको एक एक बातें बताते हैं। जल का संगठन देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? जल का संगठन। संगठन, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से लिख लीजिएगा। तो किस किस से मिलकर बना है जल, यानी उसका संगठन क्या है, क्या क्या है? तो प्राचीन समय से, यानी जब पुराने जमाने से, जो बहुत पहले के जमाने से, प्राचीन काल से यह माना जाता था कि संसार के सभी पदार्थ, संसार के जो है सभी पदार्थ जो है, सभी पदार्थ क्या है? पृथ्वी, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बना है। तो ये पांचांग यानी किस किस से मिलकर बना है, पहले बोलते थे, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, यानी पुराने जमाने में, यानी प्राचीन काल में
आकाश, वायु और वायु। तो ये कहते थे कि ये क्या है, सभी तत्व, सभी जो है संसार के सभी पदार्थ जो है पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। पंच तत्व कहते हैं जिसे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं, यानी पंच तत्व से मिलकर बने हैं। ठीक है, पंच तत्व से मिलकर बनाया गया है। मानव का शरीर भी क्या कहते हैं, इन्हीं पंच तत्व से मिलकर, ये जो पांच तत्व है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और मृत्यु के पश्चात इन्हीं पंच तत्वों में हम लोग क्या है, मिल जाता है हमारा शरीर। ठीक है, ऐसा मान्यता है। तो समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जल तत्व नहीं, यौगिक है। तो पहले क्या था कि जल भी क्या है, तत्व से मिलकर बना है। तो समय बीतने पर क्या बताया कि जल जो है क्या नहीं है, तत्व नहीं है, क्या है, यौगिक है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया जल तत्व नहीं, यौगिक है। ठीक है, जल क्या है, तत्व नहीं है, यौगिक है। अब आपको पता है ना कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, आप पढ़ चुके हो। तत्व, तत्व क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, और यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक, अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि जो जल जो है वो क्या है, तत्व है, यानी एक ही पदार्थ। लेकिन फिर क्या बताया कि जो है जल जो है तत्व नहीं है, क्या है जल, जल तत्व नहीं, एक यौगिक है। क्योंकि वो एक ही पदार्थ से, एक ही क्या है, अणु से, एक ही परमाणुओं से मिलकर नहीं बना, दो या दो से अधिक परमाणुओं से जब मिलकर बनता है तब उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से। चलिए, तब जो है जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या मिलता है, हमें H2 एवं क्या मिलता है, H2 और O2 जैसे गैस से हमें मिलता है। इसमें से जो ये बताता है कि जल क्या है, H एवं O तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, H एवं O तत्वों से मिलकर बना है। तो H2 प्लस O2, ठीक है, इससे मिलकर क्या है, जल बना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से। ठीक है, यानी H और O, H क्या है, हाइड्रोजन, और O क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, दो H है, दो H है, यानी दो परमाणु हाइड्रोजन। किसके हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, दो परमाणु किसका है, हाइड्रोजन, प्लस किससे मिलकर बना है, O। ठीक है, प्लस किससे मिलकर बना है, O। O यानी क्या है, O यानी एक परमाणु, एक परमाणु ऑक्सीजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक परमाणु ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा इसका, तो यानी जो है जल जो है कैसा बना हुआ है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन
और क्या है, 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर क्या बना हुआ है, जल। ठीक है, क्या बना हुआ है, जल बना हुआ है। जल का एक अणु, जो जल का एक अणु है वो क्या है, उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और एक परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का है। तो जल का एक अणु जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं, इसको भी आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। क्या देख रहे हैं, जल के भौतिक एवं क्या देख रहे हैं, रासायनिक गुण देख रहे हैं। ठीक है, तो जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है, ये देखते हैं। तो पिछली कक्षा में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जल के भौतिक गुणों के बारे में आपने पढ़ा है ना, कि जल जो है, शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन होता है। जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। यानी उसमें क्या है, कोई रंग नहीं होता। फिर क्या होता है, गंधहीन होता है। यानी उसका क्या है, कोई भी स्पेशल या कोई भी प्रत्येक गंध नहीं होता। ठीक है, गंधहीन होता है। फिर क्या देखा था हमने, स्वादहीन होता है। स्वादहीन होता है ना, स्वादहीन होता है। एवं पारदर्शिक द्रव होता है। और क्या होता है, पारदर्शिक द्रव। ठीक है, तो ये सब क्या है जल के, ये सब जल के भौतिक गुण है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, भौतिक गुण है उसके। जो भौतिक गुण है क्या क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, पारदर्शिक द्रव है। ठीक है, पारदर्शिक द्रव है। उसके बाद हम देखते हैं कि जल का क्वथनांक तथा हिमनांक क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी किताब में भी दे रखा है और आपको पता भी होगा। तो इन सब बातों को आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या है जल के भौतिक गुण। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि जल का जो है क्वथनांक, यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का जो हिमनांक है, ये हम आपको बताते हैं क्या है। हिमनांक जो है क्या है, यानी हिमनांक यानी क्या है, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो खतरनाक क्या है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है ना। जब तापमान क्या होता है, तापमान जिस दर पर, यानी एक तरल को किस में बदलना शुरू कर देता है, गैस में बदलना शुरू करता है। यानी जब हम गर्म करते हैं तो वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और हिमनांक क्या है, हिमनांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब वो निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रवित पदार्थ क्या होता है, ठोस में परिवर्तन, यानी वो बर्फ में जब परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तो वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक आपको पता है ना क्या है, कि स्थिर तापमान जिस पर द्रव में ठोस परिवर्तन को, यानी जब द्रव में जब ठोस में परिवर्तन होना शुरू होता है तब क्या कहते हैं, यानी गलनांक कहते हैं, ठोस से जब परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अभी आप क्वथनांक और हिमनांक की देखिए कितना प्रतिशत है। तो जल में विभिन्न प्रकार के लवण गुले होते हैं। जल में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण गुले होते हैं। और जल का विशेष स्वाद है। ठीक है, जल का क्या होता है, एक विशेष प्रकार का, यानी कोई भी
क्या नहीं होता है, एक विशेष प्रकार का स्वाद है, ठीक है, यानी स्वादहीन है, लेकिन फिर भी क्या है, जल का एक विशेष स्वाद होता है। और विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण ही कुछ हानिकारक एवं कुछ लाभप्रद होते हैं। यानी जल जो है विभिन्न प्रकार के क्या उसमें घुले होते हैं, उसमें हानिकारक और लाभप्रद होते हैं। यानी आप हर जल को पी नहीं सकते, किसी में क्या होता है, समुद्री जल क्या होता है, आप पियोगे तो हानिकारक होगा आपके लिए, और कुछ क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। तो जाड़े के दिनों में आपने कभी कभी देखा सुना होगा, है ना, जाड़े जब अभी जो काफी सर्दियां पड़ रही है ना, तो इसी तरह से जाड़े के दिनों में कभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि झील या नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया, है ना। क्या पढ़ा होगा कि झील का पानी या नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया, जिसके ऊपर कभी कभी क्या है, पैदल तक जा सकते हैं, उतनी बुरी तरह से क्या हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे पानी के जमने पर क्या होता है, मछलियां सब उसके अंदर होती है ना, तो जल में रहती है, तो वे लोग कैसे जीवित रहते होंगे, आप सोच रहे होंगे, है ना। जब अगर बर्फ में बदल गया तो उन लोगों को श्वास कहाँ से मिलता होगा, वे भी तो जम जाएंगे। तो जो है क्या है कि मछलियों या जल जीवों का क्या होगा जब वो जल के अंदर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सामान्यतः कोई भी द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है, जब कोई भी द्रव क्या है, जब ठोस अवस्था में बदलता है, ठीक है, ठोस अवस्था में जब बदलता है, ठोस अवस्था में जब बदलता है, तब क्या होगा, तो वह संघन संघन हो जाता है। यानी उसमें क्या होता है, जो बर्फ की जो पानी है उसकी घनत्व है ना बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में बदलने पर वह संघन हो जाता है। तथा उसका क्या बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, उसका घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। तो यह क्या है, जल का विशेष गुण है। परंतु जब हमने देखा कि जब कोई द्रव जो है, जो द्रव है, द्रव जो है ठोस अवस्था में जब बदलता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो उसके जो पार्टिकल्स है, यानी वो ठोस हो जाता है, ठोस अवस्था में उसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाते हैं, उसके जो अणु है वो पास पास आ जाते हैं, और वो संघन हो जाता है यानी जम जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, संघन हो जाता है, और उसका घनत्व जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। परंतु पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है, जब पानी क्या होता है, पानी जब ठंडा होकर क्या किसमें बदल जाता है, बर्फ बनता है। पानी जब ठंडा होकर किसमें बदलता है, बर्फ में बदलता है, तब क्या होता है, ये बर्फ यानी कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था, है ना। तो तब बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। तब क्या होगा, जब पानी जब क्या होता है, जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है, तब क्या होता है, जो बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, बर्फ का घनत्व किससे कम हो जाता है, जल से कम हो जाता है, घनत्व जल से कम हो जाता है। ठीक है, जल से कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यह जल का विशिष्ट गुण है। ये क्या है, जल का विशिष्ट गुण है। ठंडे स्थानों में जब जल में क्या होता है, जैसे कि जल आपने सुना होगा पाइपों में जम गया तो पाइप फट गए, है ना। झील का पानी जमने के बाद मछलियों का जीवित रहना आदि जल के कुछ विशिष्ट गुण है। तो हम दिखाते हैं किस तरह से जीवित रहेंगे, क्रियाकलाप है। ठीक है, तो हम लोग इन विशिष्ट गुणों के बारे में जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपके
इसमें एक चित्र दे रखा है, चित्र 19.1, ठीक है, 19.1 एक चित्र दे रखा है। उस चित्र में जो है, ये देख रहे हो, जल में तैरती हुई बर्फ। क्या दे रखा है? जल में तैरती हुई, किस तरह से बर्फ तैर रही है। ये देख रहे हो, अगर आप ग्लास में क्या लोगे, बर्फ लोगे, तो वो बर्फ क्या होगा, वो जल में तैरने लगेगा। देख रहे हो ना, जल में तैरने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस परीक्षण में? ये जो परीक्षण है, ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब आप सभी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इस परीक्षण में जो चित्र जो 19.1 यानी 19.1 में जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक बीकर या गिलास लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाले। बीकर या ग्लास में लगभग 2/3 यानी 2 से 3 इतने भाग तक, यानी पूरा से भरना नहीं है, यहां तक, ठीक है। उसको क्या करना है, पानी भरना है, ठीक है। 2/3 भाग में क्या करना है, 2 से 3 भाग में पानी भरना है, ठीक है। जल डालने पर बर्फ जल के ऊपर तैरने लगता है, यानी पहले बर्फ ले रखा, फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया है ना, उस बर्फ में क्या कर दिया आपने, इस गिलास में पानी डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि ये जो पानी है, पानी के ऊपर कौन आकर रुका हुआ है, ये देख रहे हो ना, बर्फ क्या है, पानी के ऊपर आ गया। तो बर्फ यानी ठोस का, यानी बर्फ क्या है, ठोस रूप है ना। बर्फ क्या है, ठोस रूप। बर्फ का घनत्व क्या है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, ठीक है। बर्फ का जो घनत्व है, ये हम उसको दिखा रहे हैं, जो आपको बताया बातें भी। तो जो बर्फ का जो घनत्व है, वो क्या है, जल के घनत्व से कम है, ठीक है, जल के घनत्व से कम है। इसीलिए क्या हुआ, वो ऊपर तैरने लगा, है ना। तो सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जब सर्दियों में क्या होता है, जब बहुत ही सर्दी पड़ती है, तब क्या होता है, सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है, तो ठंडे प्रदेशों में जो तापमान है, वो कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो बहुत ही ठंडे प्रदेशों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, नीचे चला जाता है, उससे भी क्या है, नीचे चला जाता है। तब क्या होता है, ताप के गिरने से नलों में आने वाला पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पानी जमने से क्या होगा, पानी के जमने से आयतन बढ़ जाती है, जिससे कि नल या पाइप क्या हो जाता है, फट जाते हैं। तो जल का अधिकतम घनत्व, तो ये परीक्षण आपने देखा नहीं, ये जरा आप करके भी देखिएगा, ठीक है। तो जो जल का जो अधिकतम घनत्व है, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, जो जल का जो अधिकतम घनत्व है, घनत्व, जल का जो अधिकतम घनत्व है, ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो यानी ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कब होगा, जब ये बर्फ बनने से थोड़ी सी दूर पर होती है, ठीक है। क्या कारण है कि ठंडे प्रदेशों के तालाब वे जीव यानी झीलों में रहने वाले जंतु सतह पर, अब देखिए एक और डायग्राम आपके किताब में दे रखा है, उसको भी जरा देख लीजिए, 19.2, ठीक है, उस डायग्राम को भी जरा हम देखते हैं। देख रहे हो, जमी हुई झील के पानी की विभिन्न सतहों के तापमान में भिन्नता, ये देख रहे हो, सबसे झील की ऊपरी सतह जहां पर क्या है, बर्फ जमा हुआ है ना, लेकिन जो तापमान वहां पर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन नीचे नीचे की तरफ को क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप जब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो क्या होता है,
तालाबों तथा झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। हमें पता है ना क्या रहता है, बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन व घनत्व कम होने से ये पानी के सतह पर, यानी आयतन और घनत्व कम होने की वजह से क्या होगा, ये बर्फ जो है, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर की सतह पर तैरता रहता है। जैसा आपने गिलास में पानी में देखा, तो क्या होगा, ऊपर की सतह पर तैरेगा और बर्फ पानी को अच्छी तरह से कवच, यानी ये जो बर्फ है ये कवच के समान इस पानी को ढक लेगा। यानी क्या है, ये बर्फ ऊपर जमकर एक कवच का कार्य करेगा, ठीक है, पूरे पानी को ढक लेगा। ये बाहर की ठंडक को पानी के अंदर पहुंचने नहीं देती, तो यहाँ पर एक कवच बन गया। जो बाहर की जो ठंडक है उसको ये क्या नहीं करेगा, उसको ये अंदर पहुंचने नहीं देती है। और बर्फ की यह परत जो होता है जाड़े में स्वेटर पहनने के समान, यानी जो ठंडी को अंदर नहीं जाने देती। तो आप ठंडी में जब स्वेटर पहनते हो तब क्या होता है, आपके अंदर ठंडक नहीं पहुंचती है और आप गर्म रहते हो अंदर से। बाहर क्या होता है, बहुत सर्दी होती है। तो तालाब या झील की सतह पर ताप क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, देखा ना। और सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक होता है। ये देखो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस है, फिर 2 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह क्या होगा, जो है 0 से अधिक होगा, क्योंकि बर्फ की परत जो परत है वो पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, यानी जो इसके अंदर जो ऊष्मा है इसको ये बाहर भी नहीं जाने देती, और बाहर की ठंडी को ये क्या है, अंदर भी नहीं आने देती है। तो यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु क्या होता है, ये सतह जो है बर्फ में जमने के बाद भी वे लोग क्या रहते हैं, वे जीवित रहते हैं। ठीक है। अब जो है जल की धातुओं से क्रिया, जो जल है वो विभिन्न धातुओं से किस तरह से क्रिया करते हैं उसके बारे में हम जरा देखते हैं। ठीक है, जल की जो है धातुओं से कैसे कैसे क्रिया करते हैं वो उसके बारे में हम जरा देखते हैं। अब जो है जल उदासीन है। ठीक है, जल क्या है, जल उदासीन है। ठीक है, किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि वो सामान्य ताप में क्रियाशील किससे क्रिया, यानी वो रिएक्ट होकर, रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, से होकर क्या करती है, क्रियाशील धातुओं जैसे कौन कौन से है, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। तो सोडियम जो है ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम जो है, सोडियम सोडियम जो है ठंडे जल के साथ क्रिया कर, कौन से जल के साथ, ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, तथा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमने देखा किस तरह से इसकी सूत्र को आप लिख के रखिएगा, यानी 2Na, यानी क्या है, सोडियम प्लस, यानी इन दोनों को मिलाकर 2H2O, यानी जल, क्या बनाया, 2Na OH प्लस H2। ठीक है, तो क्या बनाया है, सोडियम जो है जल के साथ जब मिलता है, सोडियम प्लस जल, यानी जब सोडियम में क्या मिलाया, जब जल मिलाया तब क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। और कई अन्य धातुएं भी पानी के साथ क्रिया कर क्या बनाती है, ऑक्साइड तथा
हाइड्रोक्साइड बनाती है। और भी बहुत सारे धातुएं क्या है, क्रिया करके, पानी के साथ क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है। और लोहा एक ऐसी वस्तु है जो नम वायु से, यानी लोहा, आप सबको बताना क्या लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है जब वो नम होता है, जब नम होकर पड़ा होता है। तो लोहा जो है क्या करता है, जो नम वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जिसे जब नम वायु के साथ क्रिया करके जब ऑक्साइड बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और लगातार पानी एवं वायु के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाता है ना। इसे लोहे का क्या कहते हैं, इसे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसे लोहे का हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जब क्या होता है, जब बहुत समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लग जाते हैं तो इसे संक्षारण कहते हैं। और लोहे के जंग लगने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन पर पेंट लगाते लगाते हैं या तेल से कुछ करते हैं। अब जो है अगला जो है हमारा विलायक के रूप में जल। तो ये करने से पहले हम लोग छोटा सा एक परीक्षण देखते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जल जो है किन किन पदार्थों को अपने अंदर घुलने देती है। ठीक है। तो हम लोग इस परीक्षण में क्या देख रहे हैं कि जल किन किन पदार्थों को अपने अंदर, यानी जल में क्या होता है, एक विलायक है ना। जल क्या है, एक विलायक है। और हम ये देखते हैं कि जल जो है कौन कौन से पदार्थों को अपने अंदर मिलाता है। ठीक है। इसके बारे में हम जरा देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने क्या ले रखा है, जल ले रखा है। एक बर्तन में क्या ले रखा है, जल ले रखा है। अब हम इसमें क्या क्या चीजें जो है, इसमें वस्तुएं इसमें डूबती है और कौन कौन से नहीं डूबते हैं उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है। तो गुणों के आधार पर सामग्री का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, मोम लेंगे। अब इस मोम को क्या करेंगे, इस जल में डाल देंगे। तो आपको क्या लगा, ये मोम जल में डूबा कि ऊपर बह रहा है, क्या है, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर बह रहा है, इसके अंदर डूबा नहीं है। तो हम इसमें किस में लिखेंगे, बहना। ठीक है। तो ये किस में आता है, बहने में आता है। अब जो है कांच का टुकड़ा ले रखा है, इसको भी हम इस जल में डालेंगे। अब क्या हुआ, ये कांच ये बह रहा है कि डूब रहा है, तो ये डूब गया, है ना। अब तेल लगा कागज, इसको जरा जल में डाल के देखिए क्या होता है। तो ये क्या हुआ, ये देख रहे हो ना, ऊपर तैर रहा है ये, तो ये क्या है, बहना। उसके बाद जो है हम लोग इस पत्ते को लेते हैं, पत्ते को ऊपर डाला, जल में डाला, क्या हुआ, ये डूब गया कि बह रहा है, जी हाँ, ये बह रहा है। अब इस चीनी को हमने लिया और चीनी को हमने क्या कर दिया, चम्मच की सहारा से हमने क्या कर दिया, इसको इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, क्या देख रहे हो आप, ये बह रहा है कि डूब रहा है, जी हाँ, ये डूब गया है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से आप बहुत सारी सामग्रियों को आप देख सकते हो कि क्या क्या कौन कौन सा। अब देखिए, ये देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ये हमने जल में डाला, तो क्या हुआ, ये देख रहे हो ना, ऊपर ये क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो इसको इसको भी किसमें लिखेंगे हम लोग, बहने में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये 1 रुपए लिया, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का लिया, इसको हमने जल में डाला, क्या हुआ, ये जल में डूब गया कि तैर रहा है। तो आपको क्या पता चला इससे, कि ये तो डूब गया है ना। अब स्पंज लो, स्पंज लेकर ये देखिए इसको डाल दिया पानी में, तो क्या हुआ, ये भी ऊपर की सतह पर तैर रहा है, तो ये भी बहने में आएगा। तो आप विभिन्न पदार्थों को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या है, ये इसमें कौन कौन से वस्तुएं जल में तैरती है और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में डूबती है। ठीक है। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसके आधार पर आप ये परीक्षण कर सकते हो। तो हमने ये परीक्षण द्वारा हमने क्या देखा कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हैं जो जल में डूबती है और बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हैं जो जल में तैरती है। तो आज की कक्षा में इतने ही बात करेंगे हम लोग। जो जो बताया है आपको, आप क्या करोगे, उन सबको आप अच्छे से
पढ़कर आओगे, लिख कर आओगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।